हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपने पिछले जो पार्ट था उसमें कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ा था। अब आप पढ़ेंगे आहड़ के बारे में। ठीक है, अब आहड़ के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे कि किस प्रकार आहड़ सभ्यता किस प्रकार हमको मिली, किसने इसको ढूंढा, आगे इसमें क्या क्या कार्य हुए, उत्खननकर्ता कौन थे। तो इस प्रकार हम इसका आगे अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पेन चूज करते हैं और एक ले लेते हैं इसमें एक अच्छा सा कलर। ये कलर ले लिया, ठीक है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, कब्रिस्तान भी मिला तक, है ना। यहाँ तक पढ़ लिया। अब देखो आगे है आहड़ सभ्यता। ये आहड़ है वो है कहाँ? उदयपुर में। और इसको और क्या क्या बोलते हैं आहड़ सभ्यता को? धूलकोट, आगाटपुर, आधारपुर। धूलकोट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या मिले? मिट्टी के टीलों के कारण, मिट्टी के जो टीले होते हैं ना, इसके कारण इसको क्या बोलते हैं? धूलकोट बोलते हैं। और इसका जो समय है वो 2000 ईसा पूर्व से लेके 1200 ईसा पूर्व तक है। और ये एक ताम्र युगीन सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पे तांबे के बहुत ज़्यादा अवशेष मिले थे। इसकी जो खोज की थी वो एक के व्यास, क्या नाम था इनका? एक के व्यास था। और इनका पूरा नाम क्या? अक्षत कीर्ति व्यास, जिन्होंने 1953 ईस्वी में इसकी खोज की थी। और उत्खनन करता मतलब इस खोज जो हुई उसको आगे बढ़ाया और खोज को आगे से आगे चलाया, वहाँ पर और खुदाई की। तो इस कार्य को आगे बढ़ाया था आर.सी. अग्रवाल। आर.सी. अग्रवाल पूरा नाम है रतन चंद्र अग्रवाल, 1954। और 1961-62 में कौन आए? वी.एन. मिश्र और एच.डी. सांकलिया। एच.डी. सांकलिया का पूरा नाम है हंसमुख धीरजलाल। ठीक है। अब यह आहड़ संस्कृति थी ना, वो ग्रामीण संस्कृति थी। लेकिन जैसे अपने हड़प्पाकालीन सभ्यता है वो नगरीय सभ्यता है। और हड़प्पाकालीन से पूर्व प्राग हड़प्पाकालीन सभ्यता थी, सोती संस्कृति वाली, वो कैसी थी? ग्रामीण थी। ग्रामीण थी और कम विकसित थी। लेकिन ये आहड़ संस्कृति है, ये ग्रामीण भी है, लेकिन ये ग्रामीण होते हुए भी क्या है? विकसित है। समझ गए? ये ग्रामीण है लेकिन ये क्या है? संस्कृति कैसी है? विकसित है। अब देखो यहाँ पर जैसे अपन राजस्थान में का मैप लेके समझते हैं एक बार। जैसे रफली में बना लेता हूँ, ऐसे मैप बना लेता हूँ कोई भी। देखो जैसे सीधा ही बना लेते हैं रफली अपन। एक सेकंड है ना, वेट करना। अब देखो जैसे यहाँ पर हनुमानगढ़, बीकानेर, यहाँ हमको कौन सी संस्कृति के अवशेष मिले थे? ये एरिया है जो यहाँ हनुमानगढ़ वाला। यहाँ पर हमें मिली थी जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता थी। अब जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमको सबसे पहले जो स्थान मिला वो कौन सा था? हड़प्पा। हड़प्पा था, इस कारण इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ सिंधु नदी वगैरह थी, तो इस वजह से सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र था, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता पर जब खोज की गई तो सबसे पहला स्थान हमको क्या मिला? हड़प्पा। हड़प्पा मिलने के कारण इसको क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। ठीक वैसे ही अब ये आयड़ सभ्यता है। ये आयड़ सभ्यता कहाँ है? उदयपुर। और उदयपुर है राजस्थान के दक्षिण में, लगभग यहाँ मान लो आप, यहाँ उदयपुर है। और यहाँ कौन सी नदी है? बनास नदी। कौन सी नदी है? बनास नदी। तो जो यहाँ पर जो सभ्यता थी इसकी खोज हुई, ठीक है ना, यहाँ पर जो खोज हुई उसको आहड़ सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो खुदाई में सबसे पहला स्थान जो मिला वो कौन था? आहड़। इस कारण इसको क्या बोलते हैं? आहड़ सभ्यता बोलते हैं। और ये किस नदी के किनारे? तो ये है आयड़ नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? आयड़ नदी। आयड़ नदी के बारे में डिटेल से आपको जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तब बता देंगे। तो बात समझ में आ गई। आहड़ क्यों, आहड़ सभ्यता नाम क्यों है? क्योंकि इस संस्कृति की खुदाई में पहला स्थान कौन सा मिला था? आहड़ मिला था। आहड़ किस नदी के किनारे? आयड़ के किनारे। और यहाँ की मुख्य नदी कौन सी है? तो यहाँ की मुख्य नदी पूछ ले तो वो कौन सी है? बनास नदी। ठीक है, वापस नोट्स पर आ जाते हैं। अब देखो ये नदी कौन सी? आयड़। आहड़ स्थल इसी नदी के किनारे है। ठीक है, मुख्य नदी कौन सी है? बनास। अतः बनास संस्कृति भी कहते हैं, ये बनास संस्कृति है। यहाँ पे मुख्य धातु यहाँ पर कौन सी मिली? तांबा मिली। आहड़ संस्कृति मुख्यतया 4 जिलों में, समझ गए? जो ये मैप में वापस लेते हैं, यहाँ पर जो जिले हैं ना वो 4 जिलों में फैली हुई है। हमारे राजस्थान के 4 जिले हैं ना। बाकी देखो जब ये संस्कृति थी तब ऐसा कुछ तो था नहीं कि यहाँ राजस्थान है, ये वो है, बहुत पुरानी है। ठीक है, तो ये इस प्रकार फैली हुई है। देखो ये मैप में बनाया हुआ है। तो ये राजस्थान का दक्षिणी भाग आ गया। ठीक है, ये राजस्थान का दक्षिणी भाग।
तो राजस्थान में तो 4 जिलों में फैली हुई है। इसके अलावा देखो इधर इधर का साइड एमपी है, एमपी मालवा तक, और इस तरफ गुजरात तक, ये यहाँ तक फैली हुई है ये संस्कृति, ठीक है। लेकिन हमारे काम की चीज़ है वो राजस्थान वाली है, क्योंकि हम राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं। तो अब देखो ये राजस्थान में मुख्यतः 4 जिलों में, इनको शॉर्ट में मैंने लिखा है RBUC, RBUC, R फॉर राजसमंद। अब देखो राजसमंद में ये जो संस्कृति थी, ये जो संस्कृति जहाँ पर अपन को पहला स्थान क्या मिला था, आहड़ मिला था। तो वैसे ही इसके किनारे और भी तो स्थान मिले ना, जैसे अपने हड़प्पा सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें एक हड़प्पा मिला, मोहनजोदड़ो, जो धोलावीरी आदि स्थान मिले। वैसे भी यहाँ पर भी जो आहड़ थे, आहड़ के अलावा भी और भी तो स्थान मिले यहाँ जहाँ खुदाई की। तो वो कौन कौन से थे, तो देखो ये 4 जिलों में फैली हुई थी। पहली बात तो राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। तो राजसमंद में तो इस संस्कृति के और स्थल मिले, एक तो गिलूंड और खमनोर, ये 2 जगह मिली। कहाँ पर, 2 स्थल कहाँ पर मिले, राजसमंद में। और गिलूंड है वो इस संस्कृति का केंद्र बिंदु है ना। कौन सी संस्कृति, जो आहड़ सभ्यता है, बनास संस्कृति है, उसका केंद्र बिंदु क्या है, गिलूंड। और गिलूंड और खमनोर कहाँ है, राजसमंद में। और ये राजस्थान के 4 जिलों में फैली हुई है, तो एक जिले का हमने देख लिया। और दूसरा है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में इसके कौन कौन से स्थल मिले, बागोर, बिगोद, ओजियाना। और उदयपुर में कौन कौन से मिले, आहड़, बालाथल। अब जो आहड़ है, आहड़ को ताम्र नगरी और ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। ताम्रवती नगरी के नाम से तो एक क्वेश्चन भी आ गया था, पिछले सेकंड ग्रेड में था, या पिछली सेकंड ग्रेड में था, है ना। तो आहड़ को हम क्या बोलते हैं, ताम्र नगरी या ताम्रवती नगरी। अब इसमें ध्यान रखना, आप कंफ्यूज मत होना। एक तो देखो प्राक हड़प्पाकालीन क्षेत्र था, जो हड़प्पा से पहले था, उसमें कौन सी जो सभ्यता थी, वो ताम्र पाषाण सभ्यता, तांबा और साथ में पत्थर भी काम में लेते थे। और यहाँ पर क्या है, सिर्फ तांबा धातु है, ये ताम्र नगरी है। अब एक चीज ध्यान रखना, जो ये ताम्र युगीन सभ्यताओं की जो जननी है, तो वो आगे आएगा, वो बाद में पढ़ेंगे अपन, है ना। तो इनमें कंफ्यूज मत होना, सबको अलग अलग रखना। ये ताम्र नगरी है, ताम्र नगरी, वालाथल और वल्लभ नगर। ये वल्लभ नगर भी कहाँ है, उदयपुर में है। ये अभी चर्चा में ना, आपको मालूम होगा कि यहाँ भी क्या है, उपचुनाव है, समझ गए। अब उसके आगे चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ में कौन सा स्थल मिला, भैंसरोडगढ़। ये सब किसके पार्ट हैं, ये इस आहड़ सभ्यता के पार्ट है। अब देखो इस संस्कृति के लोग कैसे थे, ग्रामीण थे। इस संस्कृति के लोग, एक सेकंड पेन चूज करते हैं वापस। इस संस्कृति के लोग कैसे थे, ग्रामीण थे, लेकिन ग्रामीण होते हुए भी कैसे थे, विकसित। इनका मुख्य कार्य कृषि और पशुपालन था। ये कौन सी फसलें उगाते थे, गेहूं, चना, जौ, सरसों, राई, बाजरा और चावल। चावल पर इंपॉर्टेंट इसलिए लगाया है क्योंकि कई गाइड में लिखा हुआ है कि चावल यहाँ पर था नहीं वगैरह, चावल को दर्शाया नहीं गया था, और बाद में 1-2 बार एग्जाम में पूछ लिया था। तो ध्यान रखना, यहाँ पर ये चावल की खेती भी करते थे, चावल की जानकारी थी इनको। अब देखो कई जगह लिखा हुआ मिलता है कि यहाँ लोहे के टुकड़े मिले। लोहे के टुकड़े यहाँ पर नहीं मिले थे, क्यों, क्योंकि जो लोहे की खोज हुई ना, वो 1000 ईसा पूर्व हुई थी। कब हुई थी, 1000 ईसा पूर्व। जबकि ये संस्कृति कहाँ से कहाँ तक है, 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक की। उसके बाद तो ये विलुप्त हो गई। तो ये खोज बाद में हुई थी, इसलिए यहाँ पर कोई भी लोहे का अवशेष नहीं मिला है। ये मस्ट ध्यान में रखना आप, है ना। इंपॉर्टेंट लगा कि यहाँ पे कोई भी लोहे की चीज यहाँ पर नहीं मिली है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। इसके आगे देखो, इसके बाद में आता है कि ये लोग भैंस, भेड़, कुत्ता, बकरी इत्यादि ये पाला करते थे, और कुत्ता इनका सर्वाधिक प्रिय पशु था। और चाक पर मर्द बांड बनाते थे। जो मर्द बांड क्या होते हैं, मिट्टी के घड़े, जैसे अभी कुम्हार चाक पर बनाते हैं ना, वैसे ये चाक पर मर्द बांड बनाते थे। इन्हें काला व लाल मृद बांड कहा जाता था, ब्लैक एंड रेड वेयर, काला व लाल मृद बांड। अब ये किस प्रकार थे, जैसे कि ये गड़ा है, ठीक है ना, ये नीचे नीचे तो कैसा था, लाल, और ऊपर ऊपर कैसा हो गया, ब्लैक। ऐसे काला व लाल मृद बांड कहा जाता था इन गढ़ों को। समझ गए बात। 1 मिनट रुकिए देखें। तो चलिए आगे देखते हैं। ये हमने पढ़ लिया कि इन्हें काला व लाल मृद भांड कहा जाता था, ठीक है। इसके आगे वाला पॉइंट है, इन्हें उल्टी तपाई विधि से पकाया जाता था। तो ये कैसे, इसको समझने के लिए देखते हैं। चलो पेज में आते हैं। देखो ये इसे किस प्रकार पकाते थे, कलर चूज कर लेते हैं अपन। जैसे उल्टी तपाई विधि में क्या होता था, एक तो जैसे गड़े को ऐसे रख दिया, ये ऐसे,
और इसके नीचे लकड़ी वगैरह उसमें आग लगा के पका देते हैं। उल्टी तपाई विधि में क्या करते हैं, इसको उल्टा रखते हैं, ये ऐसे, ये इसको उल्टा रख दिया और इसके अंदर जो कुछ भरते हैं भूसा वगैरह वो भर दिया, बाहर भी लकड़ियाँ वगैरह डाल देते हैं। तो इसका आधा भाग तो क्या रहता है, खुला रहता है, और ऊपर के जो आधा भाग होता है ना, यहाँ पर क्या लगा देते हैं, गीली मिट्टी लगा देते हैं। फिर जब इसको पकाएंगे तो ये आँच की वजह से, धुएं की वजह से ये यहाँ से आधा क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, और ये पीछे का भाग क्या रह जाएगा, लाल रह जाएगा। फिर जब हम इसको सीधा करके देखेंगे तो यहाँ पर तो चूंकि यहाँ से लेके यहाँ तक तो क्या था, जो गीली मिट्टी लगी हुई थी, तो ये कैसा रह गया, लाल, और ऊपर का क्या हो गया, काला। तो इसे कहते हैं उल्टी तपाई विधि, और इसे काला व लाल मृदभांड कहा जाता है, क्योंकि आधा काला और आधा लाल रह जाता है। और इस टेक्निक को क्या कहते हैं, उल्टी तपाई विधि कहा जाता है। आगे बढ़ो। स्थानीय भाषा में इन मृदभांडों को गोरे, कोठे कहा जाता था। इनमें अनाज भरा जाता था, क्योंकि ये छोटे से लेकर बड़े तक अनेक प्रकार के होते थे। कोई छोटा मिट्टी का घड़ा था, कोई बड़ा, कोई बहुत बड़ा, जिसमें अनाज वगैरह भरा जाता था। इन लोगों को कपास का ज्ञान था, कपास के बारे में भी जानते थे। मकान कच्ची ईंटों के, लेकिन मकान की नींव में पत्थर का प्रयोग होता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक बार एग्जाम में पूछ ली थी कि इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो उसमें लिखा हुआ था मकान कच्ची ईंटों के, लेकिन मकान की नींव में क्या होता, ईंटों का प्रयोग किया हुआ था। मकान की नींव में भी ईंटें थी, तो सबने सोचा कि वहाँ ईंटों का प्रयोग होता तो नींव में भी ईंट ही होगी, तो उन्होंने उसको सही मान लिया था, जबकि वो चीज़ गलत थी, है ना। इसमें मकान की जो नींव थी उसमें पत्थर का प्रयोग था, लेकिन जो मकान खुद है वो कच्ची ईंटों के बनाए हुए थे। ये चीज़ ध्यान में रखना है ना। तो पूछने वाले ने पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो वो गलत था जिसमें लिखा हुआ था कि मकान की नींव में कच्ची ईंट का प्रयोग होता है। लेकिन वो दिमाग से निकल गया, क्योंकि कालीबंगा में वगैरह उधर पढ़ते हैं तो भी कच्ची ईंटें कच्ची ईंटें कच्ची ईंटें रहती है, तो दिमाग में वही था कि भाई कच्ची ईंटें ही होगी नींव में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि मकान की नींव में पत्थर का प्रयोग होता था। कौन से पत्थर का, शिष्ट पत्थर था, शिष्ट पत्थर, शिष्ट पत्थर का प्रयोग करते थे ये लोग। अब देखो, ये शवों को गाड़ते थे, और गाड़ने के साथ ही साथ वहाँ और क्या चीज़ गाड़ते थे, जहाँ शव को गाड़ दिया वहाँ पर आभूषण और खाने पीने की वस्तुएं भी। ये उनकी मान्यता होगी कि भाई आगे भी हमें ऐसा ही मिलता है, या ये साथ चलता है, या जो भी हो, उनकी मान्यता थी, ठीक है। यहाँ से 6 चूल्हे मिले हैं जो संयुक्त परिवार व्यवस्था का साक्ष्य देते हैं। जैसे घर है, घर एक ही है, लेकिन जो मतलब ज़्यादा लोग रहते थे तो खाना बनाने के लिए वो क्या करते थे, 6 चूल्हे मिले हैं, मतलब चूल्हे, बहुत सारे चूल्हे रखते थे घर में, है ना। तो ये संयुक्त परिवार व्यवस्था का क्या है, साक्ष्य। आहड़ से तांबा गलाने की भट्टियां मिली है। अब देख लो, आहड़ एक ग्रामीण संस्कृति, और वहां पर भी तांबा गलाने की भट्टियां मिली है, तो समझ लो कि वो कितने विकसित थे। यहाँ से एक यूनानी मुद्रा मिली है, यूनानी मुद्रा मिली है जिस पर अपोलो, अपोलो क्या, सूर्य का देवता का चित्र बना हुआ है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। बेल की मरण मूर्ति, मरण मूर्ति मतलब मिट्टी की मूर्ति, यहाँ से बेल की एक मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसे क्या कहते हैं, बनाशियन बुल कहा गया है। अब आपसे पूछ ले कि बनाशियन बुल किसे कहते हैं, तो बेल की जो मिट्टी की मूर्ति है उसको क्या नाम दिया है, बनाशियन बुल। ये चीज ध्यान में रखना। आहड़ को आगाठपुर भी कहा जाता है, 10वीं से 11वीं शताब्दी, इस काल के दौरान इसको क्या कहा जाता था, आगाठपुर भी कहा जाता था। इसे धूलकोट भी कहते हैं, और ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। ये तांबे के लिए बहुत ही फेमस जगह है, ये ध्यान में रखना। देख लो, आप इस चीज से आइडिया लगाओ कि यहाँ पर जो तांबे की खाने मिली ना, यहाँ पर 40 तांबे की खानों के अवशेष मिले, तो देख लो कितना तांबा था यहाँ पर। तो ये चीज है, इसलिए इसको ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। कपड़ों पर छपाई करने के ठप्पे भी प्राप्त हुए हैं, अतः रंगाई छपाई का भी इन्हें क्या था, ज्ञान था, ठीक है। रंगाई छपाई का भी इन्हें ज्ञान था, क्योंकि यहाँ पर क्या प्राप्त हुए, ठप्पे, जो कपड़ों को छपाई करने के लिए प्रयुक्त करते हैं ना, वो ठप्पे यहाँ पर मिले थे। ये तो कालीबंगा वाला है। ये यहाँ तक आपके आहड़ क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको आहड़ के बारे में और भी जानकारी दे देता हूँ। जैसे एक पेज पर आ जाइए, आपको इसको रब कर देते हैं, ये जो लिखा हुआ है, आपको इसमें आहड़ के बारे में और यहाँ पर क्या क्या मिला उसकी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, और आप उसको अच्छे से नोट कर लेना अपने नोट्स में ना। देखो यहाँ पर क्या क्या मिले हैं इसके अलावा, एक यहाँ पर सिर खुजलाने का यंत्र मिला है। सिर खुजलाते हैं ना, सिर में मालिश करने का एक यंत्र मिला है, जिससे ये कि भाई नींद वगैरह बढ़िया है। देख लो ये कितना साधन रखते थे अपने सुख सुविधाओं के लिए ना। तो ग्रामीण संस्कृति होते हुए भी इतने पुराने टाइम में सिर खुजलाने के लिए यंत्र कि बढ़िया सिर में मालिश करेंगे, अच्छी नींद आएगी, ठीक है। और क्या मिले, यहाँ मनके मिले हैं।
मन के भी मिले हैं, ये नोट करना आप अलग से, उसमें ये एक्स्ट्रा है आपके। मन के भी मिले हैं और कान के आभूषण मिले हैं। कान के आभूषण, कानों में पहनने के जो होते हैं ना गहने वगैरह, वो, और वो भी किसके हैं, मिट्टी के, लंबे और गोल, वो भी 27 मिले हैं। 27 कान के आभूषण मिले हैं यहाँ से। और मिट्टी से बनी नारी की मूर्ति भी मिली है यहाँ पर, और मिट्टी की कटोरी, मिट्टी की तस्तरियाँ और सुराई भी मिली है। सुराई मतलब जैसे वो लंबे मुंह वाले घड़े होते हैं ना, लंबे मुंह वाले घड़े, वो भी मिले हैं यहाँ पर। और क्या मिली, एक पूजा की थाली भी मिली है यहाँ पर, पूजा की थाली। इसका मतलब ये है कि ये क्या थे, आस्तिक थे, पूजा वगैरह करते थे, पूजा पाठ उपासना का भी इनके पास क्या था, पूरे पूरे साधन थे। ये मतलब ईश्वर में विश्वास रखते थे। पूजा की थाली मिली है। धातु गलाने का यंत्र मिला है यहाँ पर, ये कितनी बड़ी बात है, धातु गलाने का यंत्र, धातु गलाने का यंत्र भी यहाँ पर मिला है। और देखिए और क्या मिला यहाँ पर दीपक भी मिले हैं। दीपक कितने मिले हैं, दीपक 6 दीपक मिले हैं। खिलौने भी मिले हैं बच्चों के खेलने के लिए, इनके बच्चे थे उनको खेलने के लिए खिलौने मिले हैं, मिट्टी के खिलौने मिले हैं यहाँ पर। तांबे की खाने मिली है, तांबे की खाने 40 तांबे की खाने मिली है। 40 तांबे की खानों के अवशेष हैं कि यहाँ पर तांबे की 40 खाने थी। चूड़ियाँ मिली है, चाकू मिला है यहाँ पर। और जो अपने सुरमे की सिलाई होती है ना, सुरमा निकालने के लिए आंखों में, उसके लिए सिलाई होती है। तो देखो उस समय इतने पुराने टाइम में, लगभग 1200 ईस्वी के आसपास थी ये, 1200 ईस्वी तक, 1200 ईसा पूर्व तक, 1200 ईसा पूर्व तक की जो ये संस्कृति थी, उस समय भी देख लो सुरमे की यहाँ पर सिलाई है आंखों में सुरमा निकालने के लिए। और एक यहाँ पर सिलबट्टा भी मिला है, ठीक है। बाकी ये लोग मांसाहारी थे, मांसाहारी तो लगभग सभी संस्कृति के लोग थे पुराने समय में, और आज भी होते ही हैं। तो वो कोई इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, आपको ये बता दिया मोटा मोटा क्या है ये सारा का मेन जो कंटेंट है ना, जो भी मेन चीज़ है आर्ट सभ्यता के बारे में, वो आपको कंप्लीट बता दी। इन नोट्स को तो आप घोट के पी जाना, है ना। ये मेन बेस है, सारा कंटेंट राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है और NCERT ऑथेंटिक बुक से लिया गया है। इसमें से आपको कुछ भी रिमूव नहीं करना है ना, ऐड करो तो आपकी इच्छा है, वरना यही सफिशिएंट है। और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ लेना। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, और आपको कोई त्रुटि लगे, आपका कोई सुझाव हो, या फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो इसके लिए कमेंट जरूर करना। और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है नो डाउट, और जितना हो सके उतना वीडियो को फैलाना। और आगे का जो वीडियो आएगा उसमें आपको जो 2 सभ्यता और रह गई है, बेराट और गणेश्वर, उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। फिर ये अपने सभ्यता का गेम खत्म हो जाएगा, और उसके बाद में हम गुर्जर प्रतिहार लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।